हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समर्पण ऑनलाइन ऐप में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस किया था, अतिसंयुग्मन। तो उस पर थोड़े से क्वेश्चंस करके उसको थोड़ा सा रिकैप करके उसका आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा था जो लगभग ख़त्म हो ही चुका था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते उसको वापस से। अगर कोई कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, उसके ठीक पास में कोई कार्बन sp3 वाला हो और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन हो, ऐसा कहीं पर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, अतिसंयुग्मन पाया जाएगा। इस प्रकार के जो H होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना ज़रूरी है। तो आप देखिए कि जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन पड़ा है और ये CH2+ है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, इस कार्बन का sp3 है, यहाँ H लगा हुआ है, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर H लगे हुए या इधर भी H लगा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी हाइड्रोजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा, सभी हाइड्रोजन के ऊपर घूमता रहेगा। तो इस घटना को हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन बोलते हैं। और ये जो इफेक्ट है, जिस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन लग रही है उसमें ये प्रभाव हमेशा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रभाव जो है केवल रिएक्शन के दौरान देखा जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल लिया हमने CH3 CH2 डॉट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ये sp2 है और ये sp3 है और sp3 वाले पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हमेशा ही इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की घटना है वो चलती रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो इसमें हमेशा रहेगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट का मतलब स्थायी प्रभाव है। ठीक है, और दूसरी बात है ये जो है रेजोनेंस से थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। देखो बच्चों, जो इफेक्ट होता है उनका ऑर्डर ये होता है, रेजोनेंस सबसे प्रभावशाली, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में जो है आपका लास्ट में रह जाएगा कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरण प्रभाव। एरोमेटिसिटी जो होती है रेजोनेंस में, रेजोनेंस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल रेजोनेंस, एक एरोमेटिक रेजोनेंस होता है। एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाई आपको कि जो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन की अगर पेयर्स है वो ऑड नंबर में हो तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। उसके ऊपर हमने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर लिया है, 1 या 2 लेक्चर लिए होंगे शायद। तो एरोमेटिसिटी जो होती है वो रेजोनेंस का भी एक पावरफुल रूप होता है, उसका भी एक शक्तिशाली रूप है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आगे लिख सकते हो कि एरोमेटिसिटी जो होती है वो, हालांकि वो रेजोनेंस के अंदर ही पढ़ाई जाती है, लेकिन वो रेजोनेंस से जो सिंपल वाला रेजोनेंस होता है, जो सामान्य रेजोनेंस होता है, जो नॉर्मल वाला रेजोनेंस है, उससे ये थोड़ी पावरफुल होती है। तो ये बातें तो होगी जनरल डिस्कशन। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जाननी है आपको यहाँ पर कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये बात हमने उस दिन नोट कर ली थी। लेकिन एक और बात कर लेते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर एक कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हो, एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हो, तो क्या उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल। जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होती है वो की प्रॉपर्टी ड्यूटेरियम की होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों समस्थान है कि आपस में आइसोटॉप है। तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप माने जाते हैं। इसको प्रोटियम बोलते हैं, जो हम सामान्य तौर पे हाइड्रोजन के रूप में जिसको लिखते हैं वो उसमें एक्चुअल नेम जो है उसका प्रोटियम होता है। और ये है ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम। ठीक है, तो बच्चों ड्यूटेरियम जो है उसका भार थोड़ा ज़्यादा होता है। इन सब का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है 1, इसका 2, इसका 3। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ज़्यादा मास होगा तो ये जो बॉन्ड होता है ना, इनके बीच वाला, कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच वाला बॉन्ड, ये थोड़ा छोटा होता है। किसकी तुलना में? कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा इनका तो ये बॉन्ड जो है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है,
भारी एटम जो होते हैं उनमें क्या वाइब्रेशन कम होता है और बॉन्ड उनका जो है वो छोटा हो जाता है। तो एक कार्बन हाइड्रोजन है, एक कार्बन ड्यूटेरियम है, और ट्रिटियम तो और भारी, तो इसका बॉन्ड तो और छोटा हो जाएगा। और जितना छोटा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, जितना छोटा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो अब आपको पूछे कि सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सबसे आसानी से जो बॉन्ड टूटेगा वो ये वाला टूटेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये लंबा, इसकी लेंथ ज़्यादा है, बंध लंबाई ज़्यादा है, तो इसको जो तोड़ना है वो आसान है। जैसे जैसे बंध लंबाई कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है, इसको तोड़ना जो है डिफ़िकल्ट होता जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। तो अगर पूछे बच्चों की एक हाइड्रोजन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन हो और ड्यूटेरियम वाला हाइपर कॉन्जुगेशन हो, ज़्यादा प्रभावशाली हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा होता है, ज़्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा होता है? तो देखो, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूट रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आसानी से टूटता है। कौन सा मुश्किल से टूटता है, कार्बन ड्यूटेरियम वाला। तो इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो थोड़ा सा कम प्रभावशाली होगा, कम इफेक्टिव होगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये बात, इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो ब्रेकिंग होती है या उसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेने की क्षमता होती है वो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बाद में नया इफेक्ट जिसकी बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, यानी कि अस्थायी प्रभाव है। अब अभी भी इससे जो पहले अब पढ़े, अभी हमने पढ़े हैं जो 4 इफेक्ट पढ़े हैं, या सॉरी 3 इफेक्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे कैसे थे, स्थायी इफेक्ट थे। ये वाला इफेक्ट है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी मतलब अस्थायी। देखिए बच्चों, क्या होता है कि आपके जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट इफ़ेक्ट, यानी कि स्थायी प्रभाव, और एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट, यानी कि अस्थायी प्रभाव। परमानेंट के अंदर 3 इफेक्ट आते हैं। कौन सा? प्रेरण प्रभाव, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, जैसा भी आप बोलना चाहो। और तीसरा जो है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमने अंत में पढ़ा था। अस्थायी प्रभाव के अंदर 2 होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ रहे हैं। अंतर क्या दोनों में? अंतर ये है कि ये जो इफेक्ट है एक किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी रासायनिक प्रजाति के अंदर अगर उपस्थित होते हैं तो हमेशा ही उपस्थित होते हैं। मान लो कंडीशन लग रही है तो फिर हमेशा ही उपस्थित होंगे। और ये वाला जो इफेक्ट है ये केवल रिएक्शन जब होती है, जब अभिक्रिया होती है तभी पाए जाते हैं। अभिक्रिया नहीं हो रही तो उस मॉलिक्यूल में कोई इफेक्ट पाया नहीं जाएगा, इस तरह का इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं अस्थायी प्रभाव। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट्स आर दोज इफेक्ट विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, whereas the temporary effect are those effects which are present only at the time of the reaction, only at time of the attacking of reagent। ठीक है, तो इस तरह के जो इफेक्ट है उनको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही शायद बता चुका हूँ। तो ये हमने तीनों पढ़ ली। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हेडिंग लगा ली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट?
डेफिनेशन लिखते हैं पहले, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड towards one of the atom in presence of attacking reagent क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजेंट। इसके आगे लगा देना एन, प्रीपोजिशन एन लगा देना, एन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक बार हिंदी वाला इसकी डेफिनेशन लिख ले, इसके बाद मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों का बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पूर्ण स्थानांतरण, बस ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास में मल्टीपल बॉन्ड जो होता है, बहुआबंध जिसको बोलते हैं, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो सपोज़ कि हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्कीन है कुछ। अब इसके ऊपर आपने इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवा रहे हो, तो एसिड के अंदर क्या होता है? H+ होता है। आप रिएक्शन कराओगे तो ये H+ आके इस कार्बन से या इस कार्बन किसी से जुड़ेगा। रिएक्शन में तो क्या होता है? जुड़ते टूटते रहते, यही काम होता है। तो जब ये H+ इसके साथ जुड़ने आएगा तो यहाँ पर तो पहले इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, संयुक्ता कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बने हुए पड़े। देखो 1 2 3 4 इस कार्बन के, और इसके भी देखो 1 2 3 4, दोनों के 4 बॉन्ड है। तो अगर आपको H+ को रिएक्शन करवाना है, इसके ऊपर जोड़ना है, तो एक बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जब आप पाई बॉन्ड, ये जो एक पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो ये वाला कार्बन लेगा या ये वाला कार्बन लेगा। वैसे जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ जाते हैं, वो परमाणु ले लेता है जिसकी विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ तो दोनों कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो किसी एक कार्बन को आप इलेक्ट्रॉन दे दो। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको आप किसी एक कार्बन को दे दो। मान लो आपने इस कार्बन को दे दिए, तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब जो माइनस वाला जो है, अब पॉजिटिव वाला जो है H+, ये कहाँ पे आके जुड़ेगा? प्लस के ऊपर नहीं जुड़ता है, प्लस माइनस के ऊपर आके जुड़ता है। तो ये माइनस वाले के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो माइनस वाले के ऊपर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। यहाँ पर एक H आ गया है, तो ये प्लस और ये माइनस जब जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे इस पास वाले कार्बन के ऊपर +4 बच जाएगा। तो H+ की उपस्थिति में या H+ के आने की वजह से ये पाई बॉन्ड जो है टूट गया और इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम की तरफ चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए, स्थानांतरण हो गए। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर ये H+ नहीं आता तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाते ही नहीं। तो H+ के आने की वजह से इस H+ को बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। शॉर्ट में इसको आप रीजेंट बोल सकते हो, खाली चलेगा। इन्हीं बोलते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक है, हो गया इस तरह से। तो अगर अटैकिंग रीजेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लो हम ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड एल्कीन होते हैं, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिसमें भी होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में तुम उदाहरण के तौर पे कोई CN- वगैरह ऐसा कोई लेके आ गया अटैकिंग रीजेंट, साइनाइडाइन लेके आ गए, इन दोनों की आप रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो रिएक्शन कराओगे तो ये पाई बॉन्ड जो है, देखो डबल बॉन्ड जब होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होता है, आसानी से टूटने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बताओ? कार्बन लेगा कि ऑक्सीजन लेगा?
तो ये आप जानते हो कि जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो कार्बन में और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात तो सबको पता होगी, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते उनको भी पता होती है बात। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। अब आप सोचिए कि Cn- है वो कहाँ पर आके जुड़ेगा। अब जो Cn- है वो नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ पे आके जुड़ेगा, पॉजिटिव के ऊपर या नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के ऊपर आके जुड़ेगा, पता ही आपको। तो फिर ये जो है इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो ये मान लो Cn यहाँ पे आके जुड़ गया, O- रह गया। तो ये जो इस अटैकिंग रीजन की आने की वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ है किसी एक एटम की तरफ, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, दो टाइप के इफेक्ट होते हैं ये, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। अगर आपका आक्रमणकारी है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको बोलते हैं प्लस ई प्रभाव या प्लस ई इफेक्ट। अगर आपका अटैक करने वाला नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ये कहानी आपको याद रखनी है, एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लस इफेक्ट जो होता है उसमें जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आए हैं, ये देखो इस लेकिन H प्लस जो है वो मतलब जिस तरफ जिस जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, H प्लस भी उसी पर आके जुड़ता है। देखो क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव वाला वहीं आके जुड़ता है। तो प्लस ई इफेक्ट के अंदर जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो उसी कार्बन पे आके जुड़ता है, उसी एटम पे आके जुड़ता है जिसकी तरफ जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो ये था आपका प्लस ई इफेक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। और ये इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी मतलब कि अस्थाई है। अस्थाई का मतलब ये है कि H प्लस की आने से ये बॉन्ड टूट के प्लस माइनस हो गया। अगर H प्लस आप वापस ले जाते हो, दूर ले जाते हो, तो ये बॉन्ड वापस बन जाएगा। तो केवल रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटता है। अगर रिएक्शन मान लो नहीं हो रही है, जैसे मान लो ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो ये बॉन्ड टूटेगा भी नहीं, एकदम पड़ा रहेगा ऐसे। ठीक है, जैसे तुम इसके पास में H प्लस लाओगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा। तो H प्लस की उपस्थिति में टूट रहा है, मतलब किसी रीजेंट की उपस्थिति में टूट रहा है, हमेशा नहीं टूटता है ये। तो इसलिए ये कैसा इफेक्ट है, ये अस्थाई टेम्प्रेरी इफेक्ट है। चलिए, ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूरा। इसके कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ होते नहीं है, बस ये जो रिएक्शन पढ़ोगे आगे उसमें काम आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ पे किसको जोड़ना होता है। इतना सा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा इफेक्ट था। आप सोच रहे होंगे कि काश पहले वाले इफेक्ट भी छोटे छोटे होते, जैसे कि रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो भी अगर छोटे छोटे होते, आधे आधे लेक्चर के होते तो मज़ा आ जाता। अब इसके अंदर सेकंड इफेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इसको हिंदी में भी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इसकी पहले परिभाषा, एनहेंसमेंट इन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड on when reagent approaches it। जब अभिकर्मक किसी बंद की तरफ बढ़ता है तो ध्रुवणता में वृद्धि क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लिख सकते हो आप। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, इज कॉल्ड
क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक नहीं है, सॉरी, ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक प्रभाव, कॉल इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास में कोई इस तरह का कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है। ये कार्बन है और ये कोई हेलोजन होगा। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो क्या होता है बच्चों, कार्बन और हेलोजन में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो बॉन्डेड पेयर होती है, जो साझा की हुई इलेक्ट्रॉन युग्म होती है, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से हेलोजन की तरफ रहते हैं, क्योंकि हेलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस होता है, इस पर थोड़ा सा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम बोलेंगे बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पोलर, ध्रुवीय बंध है। इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, इस बंध के अंदर ध्रुवणता है। और ध्रुवणता पता कैसे चल रही है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो हम बोलते बॉन्ड नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। जहाँ कहीं भी बॉन्ड के अंदर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे दूसरा मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ मैं वाई लगा रहता हूँ। मान लो वाई भी है, वो भी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाई पर भी इलेक्ट्रॉन थोड़े वाई की तरफ चले जाएंगे, तो वाई पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब मान लो बच्चों यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम है, इसका परिमाण कम है, और मान लो वहाँ परिमाण ज़्यादा है, तो पोलर तो ये भी है, पोलर तो वो भी है, उस पर भी प्लस माइनस चार्ज है, उस पर भी प्लस माइनस चार्ज, दोनों पोलर। लेकिन ज़्यादा पोलर कौन सा है, ज़्यादा पोलर वो वाला है जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, उसको ज़्यादा पोलर बोलते हैं। देखो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव छोटे छोटे से मतलब कम है, यहाँ बड़े बड़े मतलब ज़्यादा है। ठीक, ये एक सिंबॉलिक तरीका है, एक प्रतीकात्मक एक निरूपण है। आप देखिए कि हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो है इसकी पोलरिटी कम है, उसकी पोलरिटी ज़्यादा है। ध्रुवणता जो है इसकी कम है, उसकी ध्रुवणता अधिक है। अब ये तो बेसिक बातें हो गई। अब आप इस समझते हैं कि इस प्रभाव का मतलब क्या होता है। इस प्रभाव का मतलब ये होता है कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, आप इसके पास में कोई और अटैकिंग रीजेंट लेके आ रहे हो, कोई आक्रमणकारी कोई रीजेंट इसकी तरफ लेके आ रहे हो। तो मान लो आप साइनाइड है इसकी तरफ लेके आ रहे हो, तो साइनाइड इसकी तरफ बढ़ रहा है। देखो ये पहले बहुत दूर था, ये दूरी तय करते हुए CN- जो है कार्बन के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा है, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आक्रमण करने के लिए बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसकी तरफ, वैसे वैसे इस नेगेटिव में इस पॉजिटिव में क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आकर्षण की वजह से पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ के इतना हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है, क्योंकि आवेश जो है वो संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, हमेशा दोनों बढ़ते हैं साथ में। ये थोड़ा और पास में आया CN-, तो ये थोड़ा और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, और पास में आएगा और बढ़ जाएगा। तो आप देखो कि अटैकिंग रीजेंट के पास आने से जो उसकी पोलरिटी है वो बढ़ रही है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी पोलरिटी पहले पॉजिटिव नेगेटिव कम थे, जैसे जैसे अटैकिंग रीजन इसके पास में आ रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, तो इसकी पोलरिटी है, इसकी ध्रुवणता में वृद्धि हो रही है। तो यही डेफिनेशन आप पढ़ लो, चाहे इनहेंसमेंट इन द पोलरिटी ऑफ ए बॉन्ड, एक बॉन्ड की पोलरिटी में वृद्धि, इनहेंसमेंट, बढ़ोतरी, कब, व्हेन रीजेंट अप्रोचेज इट, जब एक रीजेंट होता है वो उसको अप्रोच करता है, उसकी तरफ आता है, उसकी तरफ बढ़ता है तब। ठीक है, यही हिंदी में जब विक्रमण किसी बंद की तरफ बढ़ता है तो ध्रुवणता में जो वृद्धि होती है उसी को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म हुए। ये जो वृद्धि हो रही है यहाँ पर, पोलरिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जब रीजेंट आएगा तभी होगा। मान लो ये अभिकर्मक आता ही नहीं, ठीक है, तो इसमें वृद्धि होती नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब कि अस्थायी प्रभाव। जब रीजेंट आएगा तभी वृद्धि होगी, नहीं आएगा तो नहीं वृद्धि होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो ख़त्म करते इस कहानी को यहाँ पर। यहाँ पर हमारे सभी जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, 5 इफेक्ट पढ़े हमने। ये पांचों इफेक्ट, ये GOC जो चैप्टर होता है, ये पांचों इफेक्ट के आधार पे इस पे ही आधारित होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अब जो हम आगे पढ़ेंगे GOC के अंदर जो अंतिम चरण में, वो अभी तक जितने भी इफेक्ट पढ़े हैं, खासतौर पे जो हमने 3 इफेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से, ये जो मैंने तो लास्ट में 2 इफेक्ट बताए, इलेक्ट्रोमेरिक, ये कहीं पर भी कोई काम नहीं आने वाले हैं, कहीं कहीं जगह तो पढ़ाते ही नहीं है ये, क्योंकि बिल्कुल भी काम के नहीं है इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो मैंने 3 इफेक्ट पढ़ाए हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपरकॉन्जुगेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार एकदम
क्रमवार काम में आते रहेंगे, इसलिए उनको ठीक से पढ़ लेना। अब उन तीनों इफेक्ट के आधार पे जो तीन हमने प्रभाव पढ़े थे जो स्थायी वाले थे, उनकी अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कि वो तीनों इफेक्ट को हम कहाँ पर कैसे लगाए। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ, उन तीनों इफेक्ट को मिला के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जितने भी इफेक्ट पढ़े उन सभी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर 5 इफेक्ट आते हैं। कौन कौन से, 3 तो इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और कौन सा था, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। बच्चों ये इलेक्ट्रोमेरिक था और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर 5 पार्ट होते हैं, 3 ये वाले, 2 ये वाले, और मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एक भाग है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। स्पेलिंग डिफरेंस नज़र आ रही है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, हिंदी में भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव और इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, तो ये सब जितने भी इफेक्ट पड़े इनको कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, या जो भी था, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, सबको। रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा था, उसके अंदर एरोमेटिसिटी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, खूब सारी चीज़ें थी वहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसको लिख सकते हो आप हिंदी में, इलेक्ट्रॉनीय प्रभावों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन का मतलब है यूज क्या है, यूज, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। ठीक है, सबसे पहला इनका यूज होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सक्रिय मध्यवर्तियों का स्थायित्व, मतलब कि जो कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन होते हैं, हम इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये सब इफेक्ट लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, यानी कि कार्बोधनायन एवं कार्बोनायन का स्थायित्व। ठीक है, नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। ये एल्कीन है, अब एल्केनों का स्थायित्व, जिसके अंदर पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्शन, यानी कि दहन ऊष्मा, दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा। नंबर 3 पे पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, अर्थात अम्लीय सामर्थ्य। और नंबर 4 पे पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ, अर्थात क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद में ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक, ये सारे इस टॉपिक के अंदर है, इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा लास्ट में, जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं चला बहता। ठीक है, टॉटोमेरिज्म वैसे आइसोमेरिज्म का टॉपिक था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती है, रेजोनेंस लगता है उसके अंदर, कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, तो ऐसी चीज़ें आती है जो GOC से उठाई गई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। GOC पढ़ने के बाद में, ये चैप्टर का नाम GOC था बच्चों,
जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं चल रहा है ये वाला, इसका नाम GOC होता है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल सकते हो आप। तो इसमें लास्ट में चलावे तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर रूपरेखा आप याद कर लीजिए एक बार। ये ज़रूरी है कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसको टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है, वो अगर सब आपको आते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो मजबूत रहेंगे। आप जैसे आंखें बंद करके एकदम बिल्कुल अंधों की तरफ पढ़ रहे हो, जो भी आ गया पढ़ रहे हो तुम्हें पता भी नहीं चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, इसका कहाँ क्या है, पूरा एकदम उसकी जो रूपरेखा दिमाग में होनी चाहिए, तो उससे जो है आपको याद रखने में आसानी होगी, और जब एग्ज़ाम के टाइम में कोई कंसेप्ट अप्लाई करना है तब भी आपको उसमें आसानी होगी। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उनके अंदर क्या टॉपिक है, ठीक है। सीक्वेंस में एक हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, आपको पता है किसी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसके अंदर कार्बोकैटायन और कार्बेनायन पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, तो अब मुश्किल से कोई 3-4 लेक्चर का चैप्टर बचा होगा, ठीक है। चलो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का।